जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरह स्टार्ट हुई थी, अब नेशन वाइड प्रोटेस्ट में चेंज हो गई है एनआरसी और सीएबी के अगेंस्ट। ऐसी प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट में देखी गई है, पर किसी भी स्टेट के नागरिकों को इतना नहीं झेलना पड़ा जितने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को झेलना पड़ा है। कल तक करीब 23 लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में इन प्रोटेस्ट में। करीब 5,500 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, 1100 लोगों को जेल भेजा गया है और उत्तर प्रदेश के 21 डिस्ट्रिक्ट्स का इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब तब हुआ जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये इंटरव्यू दिया था। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना या फिर वायलेंटली प्रोटेस्ट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस के हिसाब से करीब 270 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इन प्रोटेस्ट में और करीब 400 कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं प्रोटेस्ट साइट से। अब किसने क्या स्टार्ट किया, पुलिस ने या प्रोटेस्टर्स ने, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर ऑलमोस्ट हर बार ये प्रोटेस्ट और क्रैकडाउन एक वायलेंस क्रिएट कर देता है। ना जब प्रोटेस्ट होती हैं तो पुलिस की तरफ से और भी ब्रूटल क्रैकडाउन होता है और इस क्रैकडाउन के बाद फिर और ज़्यादा प्रोटेस्ट होती हैं और फिर और ज़्यादा क्रैकडाउन होता है। इन सिचुएशंस में बस एक ही तरीका होता है जज करने के लिए, जहां हम ये देख सकते हैं कि जो फोर्स यूज़ करी थी पुलिस ने वो जस्टिफाइड और प्रोपोर्शनल थी या नहीं जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रही थी, क्योंकि ये बहुत कम चांस होगी कि प्रोटेस्टर्स के पास वैसे आर्म्स और इक्विपमेंट होंगे जैसे पुलिस के पास होते हैं। अब उत्तर प्रदेश से काफ़ी न्यूज़ नहीं आ रही क्योंकि टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड थी कुछ टाइम से, पर जो भी अकाउंट्स आ रहे हैं वो यूपी पुलिस को अच्छी लाइट में नहीं दिखा रहे। और ये कोई एक ही रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल रिपोर्ट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी यूपी पुलिस कम्युनल और एकदम अनप्रोफेशनल हो गई है। कई स्टोरीज के बारे में यूपी पुलिस का वर्जन सेम है कि उनको आश्वासन दिया गया था कि प्रोटेस्ट पीसफुल होंगी, पर कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट कंट्री मेड पिस्टल्स यूज करी, जिसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। एनडीटीवी के जर्नलिस्ट आलोक पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया कि जैसे ये शख्स जिसने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने एक पिस्टल पुलिस पर पॉइंट करी हुई है। तो हो सकता है कि पुलिस की इस कहानी में थोड़ी सच्चाई है, पर पुलिस ने बहुत टाइम तक ये भी बोला था कि उन्होंने कोई भी गोली नहीं चलाई प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। इसके बावजूद कि कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कई लोग घायल हुए हैं इन गोलियों की वजह से और कई लोगों की इनफैक्ट मौत भी हुई है इन गोलियों की वजह से। यूपी पुलिस के चीफ ने कहा था कि जो भी प्रोटेस्टर्स मरे हैं वो खुद की फायरिंग की वजह से ही मरे हैं, पुलिस ने किसी भी मोमेंट पर गोली नहीं चलाई। पर कई वीडियो एविडेंस अवेलेबल हैं जो ये दिखाते हैं कि यूपी पुलिस ने गोली चलाई थी। जैसे इस वीडियो में एक टाइम पर एक पुलिसकर्मी ये भी बोलते हैं कि कैमरा बंद कर दो और इनको गोली चलाने दो। ऐसे ही लूपहोल्स कई यूपी पुलिस की कहानियों में पाए जा सकते हैं। जैसे पहली बार जब यूपी पुलिस ने ये माना कि उन्होंने गोली चलाई थी, वो था बिजनौर का केस जहां मोहम्मद सुलेमान की मृत्यु हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद सुलेमान को जो गोली लगी थी वो उनके कांस्टेबल ने ही चलाई थी, पर उस कांस्टेबल ने सेल्फ डिफेंस में वो गोली चलाई थी क्योंकि मोहम्मद सुलेमान ने उस कांस्टेबल को एक कंट्री मेड पिस्टल से घायल कर दिया था। पर पुलिस को ना ही कोई सर्विस पिस्टल मिली उस कांस्टेबल से और ना ही कोई हथियार बरामद हुआ सुलेमान से, जो पुलिस के वर्जन के बारे में प्रश्न खड़े कर देता है। मेरठ में 40 साल के जहीर मोहम्मद पास में ही एक दुकान के पास जा रहे थे एक बीड़ी खरीदने गुलशन से। गुलशन की दुकान प्रोटेस्ट साइट के पास ही थी। गुलशन ने कहा था कि जहीर बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थी प्रोटेस्ट में, और जब वो उधर बैठे हुए थे अचानक से उनको एक गोली लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो गोली कहाँ से आई, पुलिस की तरफ से आई या फिर प्रोटेस्टर्स की तरफ से आई। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो उसको अभी छोड़ देते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि कैसे कई लोग जो इन प्रोटेस्ट में मारे गए थे यूपी में, उनको दफनाया जा रहा था। जहीर के पिताजी ने कहा कि केवल 4 सदस्य ही थे उनके परिवार से जब जहीर को दफनाया जा रहा था। जब उनके पिताजी ने पुलिस से ज़्यादा टाइम मांगा उनको दफनाने के लिए, तो पुलिस ने कहा अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। उसके अलावा पुलिस ने ही वो कब्र को खोदा और करीब 100 पुलिसकर्मी उधर मौजूद रहे जब तक जहीर को दफनाया नहीं गया था। पुलिस ने जहीर के परिवार को इजाज़त भी नहीं दी थी कि वो जहीर की बॉडी को उनके घर लेके जा सकते थे। अब पुलिस ऐसा क्यों करेगी अगर वो कॉन्फिडेंट थे कि उनकी गोली से किसी की भी मौत नहीं हुई थी। ऐसा ही वाकयात हुआ था बिजनौर में अनस के साथ। जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकले थे अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लेने के लिए, तब उनको गोली लग गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनके पिताजी को भीख मांगनी पड़ी थी पुलिस से कि वो अपने घर के पास उनके बेटे को दफना सके, पर पुलिस ने इनकार कर दिया था।
और इस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था एक दूसरे विक्टिम के भाई ने कि अगर प्रोटेस्टर्स ही गोली चला रहे हैं तो किसी पुलिसकर्मी की मौत कैसे नहीं हुई। एक और कारण जिसकी वजह से यूपी पुलिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है वो है कि जैसे ही और एविडेंस और सबूत लीक हो रहा है यूपी से, उसकी वजह से यूपी पुलिस की क्रेडिबिलिटी और कम हो रही है। उदाहरण के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसमें चाहे जो शब्द बदला था वो उचित नहीं था, पर अगर किसी ने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो उनको पैसे जरूर भरने चाहिए सरकार को। इसलिए सरकार ने कमेटी क्रिएट की है जहां वो लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं और शॉप सील कर रहे हैं उन लोगों की जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे। पर तब क्या होगा जब पुलिस ही लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है, और ऐसे कई वीडियोस आए हैं यूपी से। कुछ और वीडियोस भी पुलिस के इरादों पर सवाल उठाते हैं। जैसे इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पुलिस कैसे लखनऊ के बेगमगंज में दुकानों को डिस्ट्रॉय कर रही है, और इन वीडियोस में हम देख सकते हैं कि पुलिस कैसे सीसीटीवीज को डैमेज करती है। इन वीडियो से दो सवाल उठते हैं। पहला कि सीसीटीवी कैमरास भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही माने जाते हैं, तो उनके डैमेजेस के नोटिस यूपी पुलिस को जाएंगे या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर यूपी पुलिस के हाथ साफ हैं तो उनको सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत थी। जब यूपी पुलिस से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका ये जवाब था कि दुकान के बाहर बिजली का नंगा तार लटका था जिसे पुलिस द्वारा हटाया गया। अब आप बताइए कि आप इस सफाई पर यकीन कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कई वीडियोस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे लोगों के घरों में घुस गई थी। 65 साल की राजी खातून ने कहा कि कुछ लोग उनके घर में घुस गए थे पुलिस से बचने के लिए, और पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके घर में आ गई, पर उनको पकड़ने की बजाय वो राजी खातून को ही पीटने लग गए और उनके घर की कई चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से पुलिस की स्टोरी पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज जो पुलिस कह रही है वो गलत है। जैसे हमने पहले देखा था, सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जर्नलिस्ट के पास जो ये दिखा रही थी कि एक प्रोटेस्टर ने शायद फायर किया था पुलिस की तरफ। पर कई रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि कैसे यूपी पुलिस का व्यवहार बहुत हद तक गैर कानूनी था। और ऐसा नहीं है कि बस एक दो ही मीडिया हाउसेस ऐसी रिपोर्ट्स को कवर कर रही हैं। कई मीडिया चैनल्स ने ऐसे इश्यूज पर फोकस किया है। सिचुएशन इतनी खराब है कि यूजुअली प्रो गवर्नमेंट टाइम्स नाउ भी इन इश्यूज के बारे में डिबेट कर रहा है। प्रोटेस्टर्स के अलावा वो वकील जो इन प्रोटेस्टर्स को डिफेंड कर रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। कई सोशल एक्टिविस्ट को भी अरेस्ट कर लिया गया है। करीब 13,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट ने एक ट्विटर एरर के द्वारा ये भी पाया कि उनको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है यूपी पुलिस ने। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है। हफ पोस्ट ने ऐसे 5 बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनको बिजनौर के जेल में मारा गया था। एक 13 साल के बच्चे ने कहा कि वो भूल गए हैं कि उनको कितनी बार पीटा गया था जेल में। यूपी पुलिस पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो कैसे कम्युनल पुलिस फोर्स बन गई है, कि इन प्रोटेस्ट की वजह से उनको एक मौका मिल गया अपना गुस्सा दिखाने के लिए मुस्लिम समुदाय पर। एक वीडियो में हम देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कुछ मुस्लिम्स को बोल रही है पाकिस्तान जाने के लिए। ऐसा कम्युनल व्यवहार हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा था, जब कई शब्द यूज किए थे पुलिस ने जो बहुत ही कम्युनल है। और इन बातों को जानकर हमें इतना आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पुलिस उन पॉलिटिशियंस के अंडर काम करती है जो खुद ही कम्युनल है। यूपी मिनिस्टर कपिल देव बिजनौर पहुंचे एक प्रोटेस्टर से मिलने के लिए ओमराज सैनी जो प्रोटेस्ट के दौरान घायल हो गए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वो उन 2 मुस्लिम नौजवान के घर क्यों नहीं गए जो बिजनौर में मारे गए थे इन प्रोटेस्ट में, उनका जवाब ये था कि वो क्यों जाए उनके घर जो पथराव कर रहे थे पुलिस पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कहीं भी प्रूव नहीं किया गया है, ये बस पुलिस का ही दावा है। और जैसे हमने कई एग्जाम्पल दिखाए कि पुलिस की स्टोरी में कई लूप होल्स हैं। इन किलिंग्स, अरेस्ट और दंगों की वजह से एक डर का माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में, उस हद तक कि कई लोग रात को सो नहीं रहे कि क्या पता वो यूपी पुलिस आ ना जाए उनके घर में उनको अरेस्ट करने के लिए। अब चाहे आप एनआरसी और सीएबी को सपोर्ट करते हो या ना करते हो वो कोई अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हम सभी को एक प्रोफेशनल ह्यूमन राइट्स ड्रिवन पुलिस फोर्स की मांग करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि चाहे आज वो पुलिस फोर्स
दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, कल वही पुलिस फोर्स आपकी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकती है एक दूसरी गवर्नमेंट के अंडर। ऐसी प्रॉब्लम्स की चर्चा हमने एक दूसरे वीडियो में भी करी थी, जहां हमने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स के सुझाव के बावजूद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये चाहते कि पुलिस फोर्स टोटली उनके कंट्रोल में ही रहे। इसकी वजह से एक ओवरवर्क्ड, अंडरस्टाफ पुलिस फोर्स को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह नचा सकती है, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कम्यूनल हो तो वो पुलिस फोर्स कैसे कम्यूनल नहीं होगी।